देश में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का न्यूट्रास्यूटिकल का बाजार है। कितना? 1,00,000 करोड़, जो 25% की ग्रोथ से हर वर्ष बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में करीब 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। किसका? विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन्स। अच्छा, लोग जो है कितने भोले भाले हैं, उसमें एमवे का एक कैप्सूल लेके आएंगे, एक गोली लेकर के आएंगे। कितने रुपए की? 50 रुपए से लेकर के और 250 रुपए की। भाई, इससे अच्छा अपना कोदो खा ले, कुट्टू खा ले, रागी, जवार, बाजरा ये खा ले। लेकिन ऐसा दिमाग घुमाते हैं, ये अमिताभ बच्चन को खड़ा करेंगे, तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल है, तुम ओमेगा खाओ। अरे भाई, अपने घर में फ्लैक्सीड है, अलसी। अलसी को तो आलसी खाते नहीं, बाजार से उसी का 250 रुपए का कैप्सूल लेकर के आते। 1 चम्मच अलसी और 1 चम्मच तिल जो रोज खा लेंगे तो 100 साल तक चेहरे पर नूर जवानों जैसा रहेगा। क्योंकि अलसी में ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए सारे न्यूट्रिशंस है। कभी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और अंदर हड्डियों की, मांसपेशियों की कोई बीमारी नहीं होगी, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तिल के अंदर जो प्रोटीन है, वो हमने भी जो कोलेजन प्रास बनाया उसमें तिल का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसका रिजल्ट यहां नहीं लगता, झुर्रियां 1 महीने में खत्म हो जाती है। तो भाई, कोलेजन पाउडर मछली और शुगर की चमड़ी को घोट घोट के उसमें से निकालते हैं और हम उसको खा जाते हैं। क्या जरूरत है भाई? आपको कोलेजन के लिए मछली और शुगर की चमड़ी को घोट करके खाने की जरूरत नहीं है। जितने भी कैल्शियम खा रहे, ज्यादातर लोगों को कैल्शियम की डिफिशियंसी है। 2 कारण है, एक तो दूध, दही, छाछ पीना कम हो गया, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, कैल्शियम वॉश आउट होकर के बॉडी से निकल जाता है। ऊपर से कैल्शियम की गोली खाते हैं, वो जा करके यहां हार्ट के पास जम जाती है। कम से कम 5% लोगों का कैल्सिफिकेशन हो रखा है हार्ट में। फिर वो कैल्सिफिकेशन हो जाता है किडनी में, वहां स्टोन बन जाता है। वो कैल्सिफिकेशन ब्रेन में हो जाता है तो फिर उससे एपिलेप्सी और बहुत प्रकार के दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ब्रेन में जाकर के कैल्सिफिकेशन हो रहा है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, किडनी में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, स्टोन बन रहे हैं, पेनक्रियाज में स्टोन बन रहा है। गॉल स्टोन का कारण बड़ा कोलेस्ट्रॉल आदि है, जो जंक फूड, फास्ट फूड है वो। और मैंने तो कितने लोगों को देखा गले में पथरी। गले में पथरी कब से बनने लगी? हम तो कभी सुने ही नहीं थे। बोले जी ये रही, वो देखा मैंने, वो गले में पथरी बनी हुई। मैंने कहा कुलथ की दाल खा। हाँ, कुलथ की दाल से, कुलथ की दाल में थोड़ा सेंधा नमक और हींग डाल करके खा लो, पूरे शरीर में कहीं पर भी आड़ कबाड़ जमा हो सारा धो देता है। बढ़िया। तो अभी तो ये जो कुलथ की दाल पहाड़ में ही होती है, और कहां होती है पता नहीं, मैंने तो और कहीं का तो सुना नहीं। पहाड़ में सबसे ज्यादा होती है। अभी तो कुलथ की दाल खा रहे हैं लोग दाल के तौर पर, थोड़े दिनों में दवा के तौर पर खाएंगे कुलथ को। ये हालात बने कि कैप्सूल में मिलेगी। ये हालत हो रखी है। वो कैल्सिफिकेशन यहां होगा, गले में पथरी, पेनक्रियाज में पथरी। हाँ, पेनक्रियाज में पथरी, कैल्शियम खा रहे। और ये जो विटामिन डी, B12 और तमाम तरह के जो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये खाने की जरूरत ही नहीं। आप जो जिन सब्जियों को, वैसे तो सूरज की धूप सबसे ज्यादा जिनमें लगती है। अब तो
ये जेनेटिक मॉडिफाइड करके अनाज में भी विटामिन डी को जो है फोर्टिफाइड करके फोर्टिफाइड फूड के रूप में वो पैदावार कर रहे हैं। भाई 1 घंटा धूप में बैठ लो, 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, करीब 50% लोगों को विटामिन बी की, B12 की, जो बी की पूरी एक श्रृंखला उसकी कमी है। हमने डी लाइकिन से B12 कोर्न हल से, मकई का ही एक जो है अंदर का उसके एक लेयर निकाल करके उससे तैयार कर लिया। और ओमेगा मैंने कहा अलसी से तैयार किया, थोड़ा सिवकथोन में भी बहुत अच्छा होता है। फिर भाई ये जो है गाजर में, अब गाजर और थोड़ा सा आलू डाल दो और घी डाल दो, इससे बढ़िया कोई सब्जी नहीं हो। तो ऊपर से जो है मिलेट्स की रोटी खा लो, तो आपकी आंखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी, आपके शरीर की हड्डियां आपकी मजबूत रहेंगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, और कोई विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी नहीं। सबसे अच्छा प्रोटीन दालों में है, सबसे अच्छा प्रोटीन जो है सोयाबीन में है, और सबसे अच्छा प्रोटीन जो है चने की दाल में है, बाकी सारी चीजों में। तो भाई हम क्यों ये सब MNCs की गुलामी बोलो या पूरा ड्रग माफिया, जो मेडिकल माफिया हम जिसको बोलते हैं, वो लोग जिस तरह से कर रहे हैं ये सारा उपद्रव, तो क्या ये तो तुम पुराना ही लेकर के आ रहे हो। मैंने सोचा कि मल्टीग्रेन आ गया इधर से, तो रहने दो थोड़ी देर। आजकल आधा घंटे की भी मीटिंग हो तो सबसे पहले खाने पीने का सामान पहले जाता, मीटिंग लोग बाद में करते, पहले खाने पे टूट के पड़ते हैं। खैर, तो सबसे ज्यादा आदमी की चंचल 2 इंद्रियां हैं, एक रसना और दूसरी वासना। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, जिसने रसना और वासना को जीत लिया वो विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। और इसमें स्वाद तो मिलेट्स में ज्यादा है, केवल गेहूं में और केवल चावल में कौन सा स्वाद है? सच पूछे तो चावल में जो है कुछ बहुत ज्यादा स्वाद होता ही नहीं है। वो तो अलग अलग मसाले डाल के अलग अलग व्यंजनों में कुछ अलग अलग प्रकार की रेसिपी तैयार करके हम उसमें स्वाद क्रिएट करते हैं। गेहूं यदि देसी हो और चावल, कुटा हुआ चावल ब्रांड के साथ हो, तो कुछ उसका नेचुरल टेस्ट भी आता है। लेकिन गेहूं अब देसी रहा नहीं और चावल सारा का सारा ब्रांड उतरा हुआ है। ब्राउन राइस कोई खाए तो बोले ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सब उल्टा पुल्टा कर दिया हमने। तो जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, हमने नवरत्न मल्टीग्रेन आटा और मल्टीग्रेन दलिया, ये आज से 15 साल पहले हमने लोगों को उपलब्ध कराया था। पहले एक, आज से करीब 15-17 साल पहले एक बिस्किट हमने बनाया था, आरोग्य बिस्किट, जो नवरत्न आटे से बनता था। तो पूज्य आचार्य जी ने कई बार बोला कि बिस्किट खा के लोगों का पेट खराब हो जाता था, क्योंकि बिस्किट में मैदा होता है। तो बिस्किट खा के पेट खराब हो जाता तो सोचते थे आरोग्य बिस्किट, ये बिस्किट से होने वाली बीमारी की दवाई है, उसको ऊपर से खाते थे क्योंकि इसमें नवरत्न सारे अनाज। आचार्य जी और बता रहे हैं कि 2-3 बिस्किट खा लिया, ऊपर से दूध पी लिया, सुबह बढ़िया पेट साफ हो जाता था। अभी भी बहुत से लोग जो पूज्य आचार्य जी को सुनते हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हमारा तो बिना बिस्किट खाए साफ हो जाता है। अब खाते इतना नहीं, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ देखो पूरा। अब बेचारा पेट भी सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया किसी सेठ के पल्ले पड़ा होता तो कुछ पेट को मिलता भी, यहाँ तो ठोका ठोकी रहती है सुबह से शाम तक, खाने का कुछ नहीं। खैर कई बार मैं सोचता हूं ये मेरा पेट सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया था, हाथ पैर भी सोचते होंगे, ये आराम ही नहीं करने देता। खैर, तो ये जो मिलेट्स है, अभी एक संकल्पित होने की आवश्यकता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब चीजें अब निसर्ग में नेचुरल रूप से, जितने भी आर्टिफिशियल
सिंथेटिक 99% सिंथेटिक मिल रहा है, प्रोटीन भी और सारी विटामिन भी। पहली बात, ये टेस्टिंग में तो आ जाते हैं, लेकिन बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं करती, शरीर के हमारे डीएनए के हिस्से नहीं बनते। ये हमारे शरीर को पोषण देने के लिए जरूरी है वो शरीर के साथ एकात्म हो जाए। तो जितने भी सिंथेटिक हम न्यूट्रास्यूटिकल खा रहे हैं, इनको फॉरेन मटेरियल मान के बॉडी रिजेक्ट करती है। तो ब्लड में टेस्ट कराएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन आपके शरीर में इनका प्रभाव नहीं आता। एक बात। तो अब वापस प्रकृति की ओर, अपनी जड़ों की ओर जुड़ने की, लौटने की आवश्यकता है। ये तो मिलेट ईयर का एक पक्ष बताया। अब इसको होगा कैसे? तो इसका सबसे पहले ये करें कि 2-4 दिन तो नाक बहुत सिकोड़ोगे आप लोग, बाद में बहुत अच्छा स्वाद आने लग जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूं पूज्य आचार्य जी इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। पतंजलि के चाहे आचार्य कुलम हो, चाहे गुरुकुलम हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सप्ताह में 1 दिन इनको गेहूं चावल खाने के लिए दो, बाकी 6 दिन मिलेट कर दो सर। तब तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो ये थोड़ी देर में भाषण होगा। आज मिलेट वाले व्यंजन ठोक लेंगे, गोलगप्पा, रसगुल्ला जो भी बना रखे हैं, अलग अलग तरह के रोटी पार्टी, और फिर बोले ये मिलेट ईयर हो गया। एक दिन का फंक्शन नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, मैंने तो करोड़ों लोगों को इसके लिए तैयार कर दिया। मैं रोज बोलता हूं, जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। मैंने नारा ही बना रखा है। और अब तो मैं बोलते बोलते मेरी हालत होगी, गेहूं की रोटी मेरे सामने आती है तो देख करके मतलब उससे ऐसा लगता है कि इसको हटा दिया जाए यहां से। तो ये बाजरा कितना वज्र जैसा कर देता है शरीर को। उसमें आयरन से लेकर के, कैल्शियम से लेकर के, प्रोटीन से लेकर के, सारे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ है बाजरा के अंदर, रागी के अंदर, कोदो के अंदर, चौलाई के अंदर, सिंगाड़ा के अंदर, ये जो है मकई के अंदर। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम। और यदि ये मल्टीग्रेन बनाया जाए ना तो स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। तो एक तो खिचड़ी खाओ, सब तरह के अनाज डाल दो और उसमें ऊपर से सब्जियां भी डाल दो, इससे ज्यादा कोई सुपर फूड हो नहीं सकता। यदि सभी अनाजों को मिला करके, सारे शाक सब्जियों को मिला करके, और ऊपर से थोड़ा गाय का घी डाल दिया जाए, खिचड़ी के 3 यार घी, पापड़ और अचार। पापड़ तो ऐसे ही है, ऐसे ही पापड़ मिल रहे हैं लोग। अचार यदि आंवले का हो या नींबू का हो तो फिर भी कोई समझ में आता, बाकी आम का अचार बहुत ज्यादा खाते हैं, घी ठीक है। तो खिचड़ी खाना चाहिए। गुजरात में अभी भी करीब करीब 90% घरों में शाम को खिचड़ी बनती है। बाकी थोड़ा बहुत खा लिया तो अलग बात है, खिचड़ी जरूर खाते हैं। और कितनी मल्टीग्रेन खानी चाहिए। ये केवल चावल की और केवल मूंग की दाल की खिचड़ी, ये कहां लिखा हुआ है? ये कौन सा शास्त्र है? ये कौन सा विज्ञान है? बस खा रहे हैं। खिचड़ी का मतलब खाली गेहूं चावल नहीं है, उसमें सब मिला। तो ऐसा पूरा एक वातावरण हम बनाए और उससे आप देखिए खुद आपके भीतर जो है एनर्जी का लेवल कितना हाई रहता है। और राजा लोग कहते हैं बाजरा गर्मी करता है। मैंने कहा तुम मुर्गा खा जाते हो 2 किलो का, ये गर्मी नहीं करता तुमको। अंडे खाते हो, ये गर्मी नहीं करते तुमको। लाल मिर्ची खा जाते हो, ये गर्मी नहीं करती तुमको। और सुबह से शाम तक एक दो ऊपर चीखते चिल्लाते रहते हो, उबलते रहते हो, ऐसे गुस्सा करते रहते हो, इसमें गर्मी नहीं खाते तुम। बाजरा गर्मी कर देता। राजस्थान में अभी भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वहां साल में 365 दिन में शायद 350 दिन बाजरा ही खाते हैं। उनके तो गर्मी नहीं हुई आज तक। और हम तुम्हारे सामने बैठे हुए, हम तो घर में जब कोई बटी हुआ आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई उत्सव हो तो गेहूं की रोटी मिलती थी। बाजरा खा के हम तो बड़े हुए। तो स्वामी रामदेव की हड्डियां बाजरे की बनी हुई वज्र जैसी है। ये सीधी सी बात है। फालतू में लोग चक्कर में पड़े। तो क्यों? बाजरा गर्म होता है। अरे गर्म होता है तो उसको भिगो के बना ले। बाजरा भिगो दो और उसकी फिर भिगो करके अच्छा थोड़ा कुछ स्वाद और स्वाद बनाना है तो उसका ऊपर का छिलका थोड़ा उतार दो तो बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। बाजरे की जितने अच्छे बिस्किट बनते हैं, बाजरे की जितनी अच्छी रोटी बनती है, बाजरे की जितनी अच्छी खिचड़ी बनती है, उसमें थोड़ा घी शक्कर और डाल कर खा लो, फिर तो स्वाद और ही ज्यादा होता है। खैर ये सारे मिलेट्स के बारे में।
माने गेहूं और चावल, इसमें स्टार्च सबसे ज्यादा होता है, डाइजेशन के ऊपर, लीवर के ऊपर सबसे बुरा असर इनका होता है। इनसे शुगर बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, मोटापा बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, बीपी बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, और न्यूट्रिशंस की कमी, खाली 2 अनाज खाने से न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। क्यों खाते हुए? तो चेंज हमें अपने परिवार में करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज के बाद, अभी आप बच्चों को तो बहुत आसान है समझाना, ये बड़े वालों के दिमाग ज्यादा खराब रहते हैं। इनको वो गेहूं और चावल खाना है। साउथ वाले चावल की 50 तरह की रेसिपी बनाते हैं, ये उत्तर भारत वाले गेहूं की 50 तरह की रेसिपी बनाते हैं। अब तो खैर चावल गेहूं सब जगह पहुंच गया है। इनको हलवा बनाना है तो फिर उसका गेहूं का ही, इनको अब गोलगप्पे बनाने हैं तो फिर वो भी उसी के ही, फिर इनको अब उपमा बनाना है तो भी उसी का ही, लड्डू चूरमा बनाना है तो भी उसका ही, सब चीजें उसी की। अरे भाई, एक गेहूं का मतलब उसके ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो प्रकृति के ऊपर? और जैसे पूज्य आचार्य श्री का 5 से 10 गुना ज्यादा पानी लगता है। कम से कम गेहूं के लिए 7-8 से लेकर 7-8 पानी लगते हैं। गेहूं, रागी और जो है ये कोदो और जो है बाकी बाजरा दी, दो पानी के अंदर हो जाता है। तो 5 गुना पानी ज्यादा लग रहा है। ग्राउंड वाटर, जब हम पैदा हुए तब हमने 15-20 फीट नीचे से पानी अपने हाथ से बाल्टियों से खींचा हुआ है, रहट चला करते थे, उसमें भी 20-25 फीट पे कुएं का पानी ऐसे दिखता था और ऐसे भर लिया करते। अब जहां हमारी जन्मभूमि थी वहां हमने देखा कि जहां 25 फीट पानी होता था नीचे, वहां 250, 300, 500 फीट नीचे चला गया पानी। इतना ज्यादा हमने प्रकृति के ऊपर क्रोध। अब ये बोल रहे उधम सिंह नगर में भी वैसा ही हो रखा है। तो भाई साहब सौरभ जी कह रहे हैं, तो देखो ग्राउंड वाटर लेवल हमने खराब कर दिया, अपनी सेहत खराब कर ली, अपनी आदतें खराब कर ली, शरीर का कबाड़ा कर लिया। शरीर हमारा यंत्र है, 100 साल तक इस शरीर से हम काम ले तो मिलेट्स खाना जरूरी है। देखो ये जो फिजिकल बॉडी है इसका रॉ मटेरियल तो फूड है, और फूड की फीडिंग अच्छी नहीं होगी तो शरीर में कष्ट होंगे। चाहे कोई कितने बड़ा योगी हो, महात्मा हो, सिद्ध हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा नेता अभिनेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई कुछ भी हो, क्या कोई कितना बड़ा अमीर हो। ये ज्यादातर जो लोगों को ये जो आजकल ऑटोमेन डिजीज हो रही है, बीपी, शुगर, थायराइड और ये मोटापा के अलावा भी ये तो है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मेन कारण हमने अपने जो स्वाभाविक खाना पीना प्रकृति में होना चाहिए तो उससे दूर हट गए। तो यदि हम अपने आप को इससे जोड़ के रखेंगे तो 100 साल तक शरीर हमारा अच्छा चलेगा, फिजिकल बॉडी भी अच्छी रहेगी, और जब शरीर में ताकत होती है, मन में उत्साह रहता है, तो फिर आपसे कार्यों का, सेवा का निष्पादन भी अच्छा होता है। तो आज की बातों का 2 ही सार है कि अब आपको गेहूं और चावल सप्ताह में 1 दिन मिलेगा, बाकी 6 दिन मिलेट खाओ और मजबूत बनाओ अपने शरीर। ऐसा पूरा एक उसके पूरा खान पान रेसिपी जो बनाने वाले हैं वो सब उसका तैयार कर देते हैं। वो तो जैसा आदमी को जो चीज मिलती है वैसे ही। चाइना में अलग तरह का फूड है, अफ्रीका में अलग तरह का। अब हम अफ्रीका गए, मैंने कहा तुम खाते क्या हो? तो वहां खाते हैं एक शकरकंद जैसा होता है, मोटा कंद सा, उसका कुछ एक शकरकंद जैसा होता है, वो उसका ही भून करके खा लेते हैं, और उसी की चिप्स बना लेते हैं, उसी का आटा बना लेते हैं, उसी और फिर ऊपर से केला, कुछ खेत में डालते ही नहीं, वो अपना आप हो जाता है, उसी को खा लेते हैं। मैंने कहा एकदम, आपने देखा होगा अफ्रीका के लोग कितने तगड़े तगड़े होते हैं। क्या क्या नाम है उसका? अब नेट पे ढूंढ लेंगे तो पता लग जाएगा। तो चलो जमा नहीं तो वो 2 ही चीजें खाते हैं। चाइना में जाओ तो सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब, वहां तो मेढक भी पकड़ पकड़ कर कैसे खा जाते हैं सिंगाड़े की तरह, तो उसके पीछे से मुदता रहता है, सामने से खा जाता है। एक जगह हम भारत में गए तो बरसात का समय था, पूज्य आचार्य जी भी साथ में थे, तो प्रांत का नाम नहीं बोलेंगे, दुखी हो जाएंगे।
तो उसमें बल्ब जला रखा घड़े में, नीचे से सारे कीड़े इकट्ठे हो गए और बाद में उसको ऊपर से ढक्कन बंद करके रख दिया और सुबह कढ़ाई में उसको फ्राई करके और खा गए सारे। वो उड़ने वाले पतंग होते हैं ना, सबको ऐसे खा रहे जैसे चने भून के खा रहे हो। तो ये तो जो जैसा खाने लगता है उसको वैसे ही स्वाद आने लगता है। एक जगह देखा मैंने, दीमक खा रहे चुन चुन करके, दीमक। तो ये तो मनुष्य की फूड हैबिट्स बिल्कुल अलग है। पूरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश की फूड हैबिट्स अलग है। हम एक बार तो हम बुरे फंसे। हम दुबई गए हुए थे, आबू धाबी में एक वहां के राज परिवार के एक व्यक्ति ने बुला लिया, शेख ने। एक टेबल थी इतनी बड़ी, वहां से लेकर के यहां तक, और उसके ऊपर पूरा, अब उससे सोचा हम हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक फकीर आ रहा है, तो पूरा ऊंट काट के रख दिया, साबुत। मतलब वो जैसे भी है, वो कुछ तो थोड़ा बहुत तो काटा होगा, बाकी ऐसे पूरा का पूरा ऊंट। बोले जी खाओ। अब हम तो देख के मैंने कहा क्या करें यार, पूरा का पूरा ऊंट। अच्छा, वहां एक दिन पूज्य आचार्य जी ने, जब गोमूत्र की पर बात चल रही थी, तो आचार्य जी ने एक वीडियो डाल दिया। हम लोग तो गोमूत्र पीते हैं, वो ऊंट का पी रहे, और वो पी करके और ऐसे ऐसे उसी को, फिर वो लाखों लोगों ने उसको लाइक किया। अभी भी कोई जाकर के देखेगा आचार्य जी के ट्विटर से, तो मैंने भी उसको रिट्वीट किया था, इसलिए याद है। अभी कल आचार्य जी बता रहे थे, भारत सरकार का भी कौन सा मंत्रालय, पशु मंत्रालय, पता नहीं क्या जी, कोई मंत्रालय है भारत सरकार का, बोले गाय के मूत्र से ज्यादा भैंस का ज्यादा अच्छा होता है। ये कल की बात है, भैंस का। हाँ, गोमूत्र अच्छा नहीं, भैंस का पियो। मैंने कहा महिषासुरो, हम महिषासुरो रखे। अबे जब बोले उसमें भैंस वाला पीना तो बहुत दूर की बात नहीं, मैं इनको अफ्रीका वाला ला करके दूंगा, जहां पड़े वहीं फफोला पड़ जाता है। मैं अफ्रीका में गया तो बोले जी भैंस से दूर रहना। मैंने कहा कैसे? बोले पूंछ से मूत्र भी लग जाएगा ना, वहीं पर फफोला पड़ेगा और कई महीने लगेंगे घाव भरने। तो फालतू की चीजें। भाई बीमार गाय का पीने के लिए किसने बोला? छोटी बच्चे। हमारे यहाँ तो गोमूत्र का मतलब बछड़ी जो अभी गाभिन नहीं हुई है, जिसका जो है, जो अभी नई नहीं हुई है, गर्भवती नहीं हुई, उस गाय का सीधा मूत्र पीने का विधान है, छोटी बछड़ी का। और जो घास खाती हो, जो तुम्हारे तमाम तरह के जो है, अब तुमने किस, अब बीमार गाय का और उसको उल्टा पुल्टा कचरा खिला करके और उसका फिर तुम मूत्र लो और फिर उसका गाय का दोष बताओ। ये गाय का दोष नहीं, ये तुम्हारी दिमागी खुरापात है। इसलिए गोमूत्र में दोष नहीं है, तुम्हारे दिमाग में गोबर घुसा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में गंदगी घुसी हुई। और बाकी अर्क पियो ना, आयुर्वेद में जो पीने का विधान है, गोधन अर्क पियो, गोमूत्र का अर्क पियो। खैर ये तो कई विषय हो जाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि अब हमारे पूर्वजों ने जो खाने पीने और जीने के तरीके बताए थे, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो तो आहार से बनेगा, हमारा मन और चेतना वो विचार से बनेगा, संस्कार से बनेगा। ऐसा होगा तो मनुष्य जो है सच में बहुत स्वस्थ होगा, बहुत संस्कारित तो होगा। मनुष्य जिसे कि पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, जिसमें स्वयं भगवान अभिव्यक्त होते हैं नर में, नारायण के रूप में, ऐसे हम शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप अपने आत्मा से जुड़ेंगे। तो ये प्रबोधन के साथ, क्योंकि हमारे भाई सौरभ बहुगुणा जी, इनके पिताश्री, इनकी बहन जी, सबके साथ हमारा आत्मीय संबंध है और उन्होंने बहुत उत्तराखंड के लिए खूब पुरुषार्थ किया और अब उसी पिता की राजनीतिक विरासत को आगे लेते हुए, जैसे श्रद्धेय आचार्य ने कहा कि राजनीति में, अभी एक छोटा सा उदाहरण दे रहे थे, यहाँ गौ माता की, बोल गौ माता की जय, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, जन्म मरण का नाता है। तो बोल गाय के लिए डेली उसके फूड के लिए 4 रुपए का गवर्नमेंट की सब्सिडी कर रखी कि कोई गौशाला में गाय रखता है तो 4 रुपए की सब्सिडी। इन्होंने आते ही उसको 4 रुपए को 30 रुपए किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी पूरा 4 रुपए में तो आधा किलो भूसा आता है, आधा किलो भूसे में तो पशु जिंदा भी नहीं रह सकता। तो अभी आगे बढ़ा करके उसको 40 रुपए इनका करने का इरादा है। ये सोच होनी चाहिए गौ माता के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। तो ऐसे बहुत ही
इनोवेटिव, बहुत ही एनर्जेटिक, एक बहुत ही डिवाइन सोल है। बहुत जिसको मैंने उस दिन बोला था कि विकल्प रहित संकल्प तो कर रखा उत्तराखंड में, मैंने कहा उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और करो। तो ये दोनों है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो सौरभ जी आपका ही अब आगे प्रबोधन है, उसके बाद आपको मिलेट खिला करके और पूरा अच्छे से हेल्दी बना करके भेजेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भाई सौरभ जी का, जो आज श्रद्धेय आचार्य श्री के एक छोटे से आमंत्रण पर आए। और आज जितने भी महापुरुष हैं हमारे यहाँ जो मंच पर बैठे हुए, फिर ये जो अलग अलग इसके जो डीप एनालिसिस है फूड का, उसके आपको आपके सामने रखेंगे अभी भाई सौरभ बहुगुणा जी।